जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार जो साप्ताहिक मार्केट अपडेट है थोड़ा आउटडोर से ले रहा हूँ क्योंकि मैं एज ऑफ नाउ अभी तो पुणे में हूँ। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं साप्ताहिक मार्केट अपडेट में, ये थोड़ी डीप बात होगी क्योंकि एक तो इंडिया और रशिया की जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे आरबीआई ने जो रेट कट किया उसका क्या मायने है। और तीसरी हम लोग बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजीज़ में अब फाइनली करना क्या है। सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं इंडिया रशिया। पुतिन साहब आए हैं और मोदी जी ने क्या स्वागत किया है। मतलब सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए मोदी जी ने पुतिन साहब से मुलाकात करी। अब ये एक चीज़ दर्शाता है कि भाई हमारे रशिया से रिलेशंस अच्छे हैं, और जो कि हम सब जानते हैं एकमात्र ऐसा दोस्त है रशिया हमारा जो जहाँ पर हम फंसे हैं वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए खड़ा है। इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, अमेरिका हमारा दोस्त माना जा रहा था, बट एट द लास्ट मोमेंट अमेरिका ने पलटी मार के पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जो कि अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं था तो उसको करना पड़ा। वो अलग डिस्कशन हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ रशिया के पुतिन साहब हमारे पास हैं, और वो भाई साहब ने यहाँ पर अभी जो बात कर रहे हैं वो कुछ डील्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये डील्स बहुत स्ट्रॉन्ग डील्स होते हुए दिख रही हैं जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव मानी जाएंगी। तो एक तो SU-57 एक पूरा सेगमेंट है, उसके ऊपर डील होते हुए दिख रही है। अगर वो होती है तो ऑटोमेटिकली डिफेंस कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा ये हफ्ता। तो अभी जो मैं डिफेंस स्टॉक्स के आपको डिटेल देने वाला हूँ, जो हम लोग स्टॉप लॉसेस की बात करते हैं, तो वो आपको अब ध्यान से देखनी पड़ेगी क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आरबीआई का रेट कट। आरबीआई का रेट कट, पूरे मार्केट को उम्मीद थी कि आरबीआई रेट कट करने वाली है 0.25%। तो ये उम्मीद तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट क्यों किया? पॉजिटिव रिएक्ट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला है स्पेसिफिकली आरबीआई के ऊपर। आरबीआई ने जो रेट कट किया, OMO का क्या मायने है, उन सबके ऊपर डिटेल डाला है। बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, पूरी जहान भर जानता है कि FIIs कंटिन्यूसली इंडिया में माल बेच रहे हैं, और आज नहीं तो कल हमारा भी एक घड़ा भर जाएगा। कितना DIIs भी इन्वेस्ट करेंगे तो एक लेवल के आने के बाद में ये होगा ही होगा कि हमारे पास में भी पैसे कम बचेंगे। तो आरबीआई क्या कर रही है, इंडिया में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रही है, DIIs के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए अगर आपने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करी तो दैट इज़ गुड। अब इन्फ्यूज़ कैसे करेंगे? तो आरबीआई ने क्या बोला है कि जो मेरे बॉन्ड्स थे, जो आरबीआई ने इशू किए थे बॉन्ड्स, वो वापस आप लोगों से खरीद लेंगे। तो अगर आरबीआई ने बॉन्ड खरीद लिए तो आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे। पैसे किसको देगी? जनरल, मतलब जो जिन लोगों ने भी बॉन्ड्स खरीदा था उनके लिए। तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। और जो हमें लग रहा है कि मार्केट में अभी काफ़ी हद तक पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर आप वर्ल्ड वाइड तो छोड़ो, इंडिया की बात कर लो, इंडिया में जो प्रॉब्लम चल रही है कि ग्राउंड लेवल पर बिजनेस इतने स्ट्रांग नहीं है, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। अब याद करो, फेब्रवरी मार्च में जब ये आया था OMO, एक बार पहले भी आया हुआ है, वो 60,000 करोड़ का था, और मैंने कहा था कि अगले 2-3 क्वार्टर में आपको दिखेगा इसका इम्पैक्ट, और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा ही होगा। और आज देख लो मार्केट लाइफ हाई पे वापस है। तो ये इसलिए नहीं है कि मार्केट अपने आप बढ़ गया, ये पीछे से सरकार कुछ ना कुछ करती जा रही है जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। तो एक चीज़ प्लीज़ समझो। थर्ड हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि केन्स टेक्नोलॉजीज़ का क्या करें। देखो, केन्स टेक्नोलॉजीज़ में कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अभी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आपको पास ऑप्शन नहीं है उसको केटर करने के अलावा, ठीक है ना। तो एज ऑफ नाउ फ्रेश एंट्री अगर आप केन्स में करने जा रहे हो तो भाई अपना हाथ जलाने की कोशिश कर रहे हो, मत करो। इतना रिस्क लेने का कोई सेंस बनता नहीं है, और मेरे हिसाब से तो लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ओनली मेंबर्स के लिए एक पूरा डिटेल वीडियो डाला है, और ओनली मेंबर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन होता है, आप उसको दबाइए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओनली मेंबर्स में आपको ये सारी डिटेल मिलती है ना। तो एक केन्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर थी। अवॉइड करना ही ऑप्शन है एज ऑफ नाउ। ये रिस्क होती है मार्केट में, जो रिस्क इसमें हिट होते हुए दिख रही है। अब आ जाते हैं अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी इन सबके लेवल्स के ऊपर। निफ्टी 26,200, अब निफ्टी का 26,300, ये दोनों लेवल्स बहुत स्ट्रांग है। अगर इसको क्रॉस करके गया इस हफ्ते मार्केट, उम्मीद दिख रही है वैसे, क्योंकि रशिया का भी जो मार्केट अभी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि रशिया से अपना डिफेंस स्टॉक्स में भी बेनिफिट आएगा, तो उम्मीद तो दिख रही है। अब लेट्स सी। रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस ने 1550 के नीचे की क्लोजिंग दी है। अब हमें चाहिए कि एक बार रिलायंस 1580 के ऊपर की क्लोजिंग दे तो मज़ा आ जाएगा। तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। SBI, लास्ट वीक मैंने कहा था कि SBI ने ऊपर जाके ग्रेवस्टोन डोजी बनाई है, और वहाँ से वो पलटते हुए दिख रहा है। तो SBI अब जब तक 1000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तुम नई फ्रेश तेज़ी सोच रहे हो तो मत सोचो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, करेक्शन भी आ सकता है।
HDFC वो 1020 का ऐसा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, 1020 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है। अब इसके अलावा टाटा स्टील भी 185 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक फ्रेश तेज़ी नहीं है। TCS 2800 का स्टॉप लॉस है। इन्फोसिस एक बार 1650 के ऊपर गया, रॉकेट हो सकता है इन्फोसिस, इसको ध्यान रखिएगा। NBCC पिछले कुछ हफ्तों से कह रहा हूँ कि अगर 100 के ऊपर चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 120 और 130 अब इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। CDSL एक बार 1620 क्रॉस होने दो, ये एकदम से ये भी भागेगा, ठीक है। IEX 140 अब एक सपोर्ट बन चुका है। जोमैटो 200 का एक सपोर्ट है, ठीक ठाक सपोर्ट है। हाँ, वारी एनर्जीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल में बात करना हूँ। सबसे पहली चीज़, वारी में हुआ ये है कि वारी का एक ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है, बट ये ब्रेकडाउन फिबोनाची लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना तो 2860 एक लेवल है और उसके नीचे 2600 का लेवल है। तो क्या वारी एनर्जीज बाय ऑन डिप्स का स्टॉक हम पिछले इतने टाइम से बोल रहे हैं? यस। क्या अभी बाय ऑन डिप्स बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बट एक ही चीज़ प्रॉब्लम है कि उसके ऊपर जो न्यूज़ चल रही थी वो न्यूज़ के चक्कर में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, बट स्टिल फॉर मी इट इज़ ऑलवेज बाय ऑन डिप्स। मैं अभी इस क्वार्टर का जो भी रिजल्ट आएगा ना, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, उसके बाद डिसीजन लूंगा अपने स्टॉक के लिए। हाँ, अगर मेरे को 2600 के करीब करीब मिलता है अगर वारी, तो आई विल ऐड। ये मेरा डिसीजन है, आपको अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद लेना है। मेरे डिसीजन पे रिलाई नहीं करना है। हाँ, एनालिसिस के लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है। NTPC ग्रीन 90 रुपीज़ उसका स्टॉप लॉस है। NTPC का 320 को अगर क्रॉस करके नीचे गया तो NTPC में थोड़ा पेन आएगा। NHPC इट्स 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ। NMDC एक बार 80 क्रॉस हो जाए तो ठीक है, वो उसी रेंज में चल रहा है 70 to 80 के बीच में। जियो 290 जो पिछले 2-3 हफ्ते से अपना चल भी रहा है। अवॉइड रेलवेज, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अवॉइड रेलवेज के ऊपर अभी दिमाग लगाने का समय नहीं है। एक बार हम करेंगे ये कि जब ये पहुँचेगा हमारा मार्च फरवरी में, जब ये बजट आएगा तब उस समय एक बार रेलवेज देखेंगे। अभी कुछ रेलवेज में कुछ बन नहीं रहा। रिलायंस पावर पहले भी अवॉइड था, आज भी अवॉइड है, आगे भी अवॉइड ही रहेगा, अनलेस अनटिल कंपनी में बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाए जो कि उम्मीद इतनी सामने दिख नहीं रही। अब आ जाए डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। तो डिफेंस स्टॉक में सबसे पहले HAL 4325 का सपोर्ट है, मेरे हिसाब से यहाँ से रिकवर हो जाना चाहिए। BEL जब तक 440 के ऊपर नहीं जाता तब तक फ्रेश तेज़ी नहीं है, पिछले 6 से 7 हफ्ते हो गए ये वाली चीज़ बोलते बोलते। फिर उसके बाद में कोचिन शिपयार्ड 1600 का स्टॉप लॉस है। GRSE, अब GRSE लास्ट वीक का अगर आपने ध्यान से देखा है साप्ताहिक मार्केट अपडेट, GRSE के ऊपर मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था एक बार आप उसको 3000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक फ्रेश तेज़ी नहीं है, तो वहाँ से पलटा भी है, ठीक है। सुजलॉन इट इज़ ऑलवेज बाय ऑन डिप्स एटलीस्ट, क्योंकि कंपनी रिवाइव हो चुकी है इसी के चक्कर में। प्रीमियर एनर्जीज़ के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी ओनली मेंबर्स में, आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। उसमें भी जैसे वारी का सेटअप है ना, उसका भी वही सेटअप है, बट आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन प्रीमियर एनर्जी, सो लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट। मजगांव डॉक 2570 का स्टॉप लॉस है। देन उसके बाद में BDL भारत डायनामिक्स 1400। PFC एक डाउनफॉल की तरफ आ रहा है तो अवॉइड करिएगा PFC। REC 345 का सपोर्ट है, अगर वो भी टूट जाता है तो वो भी डाउनफॉल की तरफ आ सकता है। IREDA फाइनल सपोर्ट है 130, अदरवाइज उसके पास भी नीचे जा सकते हैं। BSC मेरे लिए स्टॉक ऑफ द वीक भी हो सकता है। BSC 2700 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि नीचे जाके उसने बना लिया है मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार के अगर कल मतलब मंडे को अगर इसने कंटिन्यूएशन ऊपर तरफ दे दिया ना, मज़ा आ सकता है इसमें, तो इसको ध्यान रखिएगा प्लीज़। इसको ये भी ध्यान रखिए कि जो मैं आपको भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इफेक्टिवली कंटिन्यूसली मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता पड़ती हैं कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, किस तरह से आपको गाइड भी करता हूँ। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप पहले से ही जानते हैं। IPOs के मार्केट में मैं एकदम क्रिस्प रील डालता हूँ जहाँ पर आपको पता पड़े कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ और कंपनी का क्या फ्यूचर मुझे लग रहा है। मैं लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहा हूँ, या फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा हूँ, या फिर मैं उसको लिस्टिंग के डे के दिन उस दिन एग्जिट कर दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं अपनी ऑलरेडी आपको बताता हूँ, राइट। सो इसको इन सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर डिटेल्स सीखनी है तो कोर्स है मेरा द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप कमेंट पे लिख दीजिएगा कोर्स, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी डिटेल्स, या फिर नंबर मैंने हर वीडियो में अपने दिए हुए हैं, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। अगले हफ्ते मिलते हैं साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।